न्यूज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को करेंगी संबोधित। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच। गिरफ्तार 2 आरोपी गुरमैल और धर्मराज से पूछताछ जारी। तीसरे आरोपी की तलाश जारी। राजकीय सम्मान के साथ होगा बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक आज। 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तानिया हेमंत ने बेडिंगो इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब जीता। फाइनल में चीनी ताइपे को दी शिकस्त। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। यात्रा के प्रथम चरण में वो अल्जीरिया का दौरा कर रही हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। इधर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपियों से अभी पूछताछ चल रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। आरोपी 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और उन पर नजर रख रहे थे। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है, जिसकी तलाश में क्राइम ब्रांच की कई टीमें जुटी हुई हैं। वहीं मुंबई के कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की कल रात बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टरों के अनुसार सिद्दीकी के सीने पर गोलियों के 2 घाव हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के निर्देश दिए हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस की अलग अलग टीमें मामले की जांच कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। जो भी आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी जी एक बड़े नेता थे और महाराष्ट्र के अंदर एनडीए शासन के अंदर कोई भी हत्या करके कानून से बच नहीं सकता। अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि विद इन मिनट्स ऑफ क्राइम द पुलिस केम इनटू एक्शन। पुलिस ने इस पर तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई, आरोपियों को पकड़ा और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं।
ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आरोपियों को सज़ा भी दी जाएगी। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते और ये आश्वस्त करना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा चुका है और जो भी इसका मास्टरमाइंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे होगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग है। बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है और वो भी पुलिस को मालूम था। वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियाँ आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियाँ आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? ऐसे सिर्फ सिक्योरिटी देकर कुछ होने वाला नहीं है। सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, मगर अगर कोई धमकी देता है तो उसके पीछे भी जाकर जो है बंदोबस्त करने की आवश्यकता है। तो सब काम जो है पुलिस का, पुलिस कमिश्नर, डीजी जो भी कुछ है उनका है। ये दादागिरी, गुंडागिरी, खंडन खोर जो भी है ये खत्म होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले पर अधिवक्ता उज्ज्वल निकम का कहना है कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक राजकीय नेता नहीं थे, लेकिन हर कोई कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलते थे। जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है, कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। अभी इन धमकियों और इससे कोई ताल्लुका थे क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। लेकिन अगर मामला उनमें कुछ संगीन तार जुड़ी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने धमकियां दी और बरहुकुम एक अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं, ये साजिश 3 लोगों तक है क्या, साजिश करता और कोई है। इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, ज़ीशान को हिम्मत दे। बाबा सिद्दीकी की हत्या से राजनीतिक हलकों के साथ ही बॉलीवुड भी शोक में है। इस बीच बाबा सिद्दीकी के करीबी रहे अभिनेता सलमान खान के बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बॉलीवुड हस्तियों में भी शोक की लहर है। जहां राजनीतिक हस्तियों ने उनकी हत्या के बाद शोक व्यक्त किया है, वहीं अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। Let yourself flow with the turn of each tide. Salty winds, you sweeten your ride. Maharashtra is the hit. महाराष्ट्र टूरिज्म। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार
तुम्हारी तरह IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा का आयोजन 13 से 17 अक्टूबर तक जिनेवा में किया जाएगा, जिसमें ओम बिरला भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ओम बिरला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी साझा की। ओम बिरला ने लिखा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अंतर संसदीय संघ में निर्णय लेने वाले उच्चतम निकाय अंतर संसदीय संघ की शासी परिषद की बैठकों में भी भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा के इतर अन्य संसदों के अपने समकक्षों से भी मिलेंगे। और इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। फिलहाल 10 सीटों के लिए 30 से अधिक उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय कर लिए हैं। हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक में तय हुए थे। इन सभी नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, जबकि आरएलडी और निषाद पार्टी के खाते में एक-एक सीट आई थी। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से एक नजर डालते हैं कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनमें से किन सीटों पर किस पार्टी का कब्जा है। तो उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें खैर, मीरापुर, फूलपुर, बंचवा, सीसामऊ ये सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। और इनमें से समाजवादी पार्टी की बात करें तो करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, सीसामऊ ये समाजवादी पार्टी के पास सीटें हैं। गाजियाबाद, खैर, फूलपुर ये सीटें भाजपा के पास हैं। और निषाद पार्टी की बात करें तो आरएलडी ने जीती थी एक-एक सीट। निषाद पार्टी के पास थी मझवा सीट और आरएलडी ने जीती थी मीरापुर सीट। इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और आपको बता दें कि करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी, मझवा से उम्मीदवार घोषित कर चुकी है समाजवादी पार्टी। सपा ने राजनीतिक परिवारों के 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। जिन 6 नामों की घोषणा की है उनमें से 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो परिवारवाद की जद में आते हैं। भाजपा ने टिकट बंटवारे को लेकर परिवारवाद का आरोप भी लगाया है समाजवादी पार्टी पर। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की निंदा की है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भेदभाव का उदाहरण बताया है। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में जो भाव व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बात यह सच है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कोई कंसर्न नहीं रखना चाहिए या मोहन भागवत जी ने या मोदी जी ने जो कंसर्न व्यक्त किया वो गलत था, तो क्या 2003 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा और उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही थी, वो गलत थे क्या? आपकी असम की सरकार, तरुण गोगोई की सरकार ने अप्रैल 2014 में और कांग्रेस की असम यूनिट ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो गलत था क्या? और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो आपके पाप की वजह से कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध विभाजन नहीं चाहते थे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों में ही जिन्ना की आत्मा है। पवन खेड़ा जी ने जो बोला है पूरे देश को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए।
उन्होंने एक प्रकार से जय फिलिस्तीन नारे की वकालत कर दी है। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों का मन एक है, दोनों में आत्मा जिन्ना की ही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने अगर ओवैसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जय फिलिस्तीन बोला है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन को लेकर प्रस्ताव है। हमास के हमले के बाद यह महत्वपूर्ण बात है, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के ट्वीट अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों आपने किया और हमास के हमले के बाद ही क्यों किया। कांग्रेस की मानसिकता यह है कि एक वर्ग को तो हमास और हिजबुल्लाह तक भी जोड़े रखने में गुरेज नहीं है, जय फिलिस्तीन बोलते रहो। दूसरे से कहो बांग्लादेश में क्या हो रहा है छोड़ो, कश्मीर में क्या हो रहा था वो भी छोड़ दो। यानी एक को तोड़ के रखो, दूसरे को जोड़ के रखो। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 2 माह पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म एवं उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर बंगाल मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी आमरण अनशन पर बैठे लोगों में शामिल हैं और वह ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया है और कहा है कि राज्य सरकार अनशनकारी डॉक्टरों की हालत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले दिन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आलोक वर्मा को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 3 दिन पहले अनिकेत महतो को आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में अपना आमरण अनशन शुरू किया था। आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने को लेकर दिल्ली एम्स आरडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुवर्णकर दत्त ने चिंता जाहिर की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि अनुस्तुप मुखर्जी की बेहतरी के लिए दुआ करें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और मर्डर मामले में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अब एक एक कर डॉक्टर्स की सेहत खराब हो रही है। इधर 17 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में होगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व समेत हजारों लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। हरियाणा में जीत के ऐतिहासिक हैट्रिक के बाद 17 अक्टूबर को एक बार फिर भाजपा सरकार का गठन होगा। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर सभी तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की उम्मीद है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। सरकार गठन की तैयारियों के बीच दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। बाद में कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ और सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक तरफ हरियाणा विजय पर भाजपा का जश्न जारी है, तो वहीं कांग्रेस हार की हताशा से नहीं निकल पा रही है। पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं, साथ ही ईवीएम का राग भी रह रहकर अलापा जा रहा है। भाजपा ने इसको लेकर चुटकी ली है। ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल बाबा को हार से बचाना है और ध्यान किसी भी तरीके से राहुल से हटाना है। ये जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की तो 11 चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव हारे, और अगर आप राहुल गांधी का करियर देखेंगे तो लगभग 70 से अधिक चुनाव हारे हैं। वो अपनी हार का ठीकरा किसी और के माथे पर डाल देना और सच का सामना न कर पाना,
ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। बड़े वादों के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार के लिए अब पहली प्राथमिकता अपने संकल्पों को जमीन पर उतारना है। पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है। इसने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ाया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक कुशल विकास को बढ़ावा मिला है। विभिन्न हितधारकों के निर्बाध एकीकरण से लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिला है, देरी कम हुई है और कई लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पोस्ट में कहा कि धन्यवाद गति शक्ति, आपकी बदौलत भारत विकसित भारत के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे प्रगति, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में आज ही के दिन पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। इसका मकसद देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सड़क, रेल, जल और वायु मार्गों का निर्माण कर लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना, वस्तुओं, सेवाओं और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही के अंतराल को कम करना है। इसके तहत 16 मंत्रालयों को एक पोर्टल के माध्यम से एक ही मंच पर लाया गया है, ताकि सभी अवरोधों को दूर करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जा सके। 13 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। यह कनेक्टिविटी परियोजना की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। इसके जरिए न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित हुआ, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट के पूरा होने का प्रयास हो रहा है। तेज रफ्तार से बढ़ते देश में रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। अब हाईवे नहीं, बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धुलेरा, बेंगलोर चेन्नई, दिल्ली अमृतसर कटरा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी सरल हुई है, जिससे व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के दौरान महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध हुआ है। सभी मंत्रालय और विभागों को अब GIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस सेक्टरल परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग आसान हुई है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक का सर्वेक्षण किया है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना और लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए अंतराल को कम करना है। अप्रैल 2024 तक भारतीय रेल में कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, जिनकी लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए है, योजना अनुमोदन या निर्माण चरण में है, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। वहीं जलमार्ग की दिशा में जलमार्ग मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में MOPSW ने कनेक्टर हैंडलिंग को प्रभावशाली 40 मिलियन TEUs तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है, जिससे देश भर में रोजगार के 20 लाख अवसर पैदा होंगे। नए हवाई अड्डों के निर्माण ने एयर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया है। देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है। गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में भारत के लोग, भारत का उद्योग, भारत का व्यापार जगत, भारत के विनिर्माता, भारत के किसान है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश के विकास की रफ्तार के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज।
इधर जम्मू के आरएसपुरा के सुचेतगढ़ गांव के जीरो लाइन पर स्थित रघुनाथ मंदिर में भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित है। इसी मंदिर प्रांगण में भगवान हनुमान की भी बेहद दुर्लभ प्रतिमा है। 1837 में महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा सरहद पर बनाया गया रघुनाथ मंदिर अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। डीडी न्यूज की टीम ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित रघुनाथ मंदिर का जायजा लिया। मैं इस समय जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के सुचेतगढ़ में हूँ। 1837 का बना हुआ रघुनाथ टेम्पल है। ये वही प्राचीन टेम्पल है जहाँ पर भगवान राम रघुनाथ जी के रूप में विराजमान है। साथ में भगवान लक्ष्मण और माता सीता जी भी विराजमान हैं। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। 1971 के युद्ध के दौरान जिस वक्त युद्ध चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से 2 गोले मंदिर की गुम्बद पर गिरते हैं और गिरने के बाद वो दोनों जो बम के गोले हैं वो मंदिर में नीचे गिरते हैं, लेकिन वो गोले फटते नहीं हैं। बीएसएफ का ये लास्ट पॉइंट है और जस्ट यहाँ से पीछे 500 मीटर पे पाकिस्तान का फेंसिंग लाइन है। पुजारी जी, कितना प्राचीन मंदिर है और इसकी क्या खासियत है? भगवान जी के जो विग्रह हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं? बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम लोकाविरामं रणरंगधीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। देखिए, बीच में राम जी हैं, लक्ष्मण जी सीता माता, राम जी रघुनाथ जी हैं। ये 200 साल प्राचीन मंदिर है। महाराजा गुलाब सिंह जी के समय का, जो जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा थे। जी उसी टाइम की चित्रकारी पेंटिंग है 1837 की। वो जो छत फटा हुआ है 1971 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी फायरिंग हुई। 2 बम गिरे थे छत फाड़ के नीचे जो फटे नहीं थे। ईंट का टुकड़ा गिरा था जिससे लक्ष्मण जी की मूर्ति खंडित हो गई थी। ये तीनों मूर्तियाँ जल प्रवाहित करके तीनों मूर्तियाँ नहीं लगी हैं। बाहर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो उसी टाइम की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति बड़ी कम दिखाई देगी जिनके पैरों के नीचे लंकनी की मूर्ति जो लंका के पहरेदार है। तो प्राचीन मंदिर ये है रघुनाथ जी। ऐसा माना जाता है कि भगवान रघुनाथ जो है बॉर्डर पे हैं, इसलिए किसी तरह की कोई चिंता करने की बात। हाँ, सही बात है, कोई ज़रूरत नहीं है। राम जी साक्षात बैठे हुए हैं यहाँ पे, भक्तों की भी रक्षा करते हैं। और जो हमारे जहाँ वीर खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर, उनकी भी रक्षा यही करते हैं, रघुनाथ जी करते हैं। बड़ी कृपा है राम जी की यहाँ पे। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बसा हुआ मंदिर सुचेतगढ़ जिले का ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ लोगों की बड़ी आस्था है। और लोग ये कहते हैं कि भगवान राम का जब तक आशीर्वाद है, किसी तरह की उनको किसी भी जीवन में न सिर्फ कष्ट है बल्कि किसी भी तरह का बॉर्डर के दूसरे साइड से भी कोई खतरा नहीं है। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ के जीरो लाइन से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज जम्मू। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बीते 10 सालों में भारतीय रेलवे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बड़े बदलाव देखे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल, वंदे भारत एक्सप्रेस और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी उपलब्धियों ने रेलवे को मजबूत और सशक्त बनाया है। और अब 2024 में भी रेलवे कनेक्टिविटी को देश के कोने कोने में पहुंचाने के प्रयास को जम्मू और कश्मीर में भी विस्तारित किया गया है। रेल इंफ्रा को विस्तार देते हुए 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनिहाल से संगलदान स्टेशन के बीच नई रेल लाइन की शुरुआत की।
यही नहीं, उन्होंने बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान सेक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन को भी हरी झंडी दिखाई और श्रीनगर के संगलदान स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन का शुभारंभ भी किया। बनिहाल से संगलदान रेल लिंक की लंबाई 48.1 किलोमीटर की है, जिसमें 15 बड़े और छोटे पुल और 43.37 किलोमीटर की 11 सुरंगें शामिल हैं। कश्मीर घाटी तक रेल पहुंचाने के ड्रीम प्रोजेक्ट को हकीकत का रंग देते हुए संगलदान रियासी ट्रैक को भी तैयार कर लिया गया है, जिसका ट्रायल रन भी सफलतापूर्वक रहा। संगलदान से रियासी के बीच की रेल लाइन कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज को क्रॉस करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। चिनाब रेलवे ब्रिज चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बनाया गया है, जो एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। 1315 मीटर लंबा पुल एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा सुलभ बनाना है। रियासी और कटरा के बीच 17 किलोमीटर का रेल लिंक कश्मीर में बारामूला सहित श्रीनगर और जम्मू, नई दिल्ली और कन्याकुमारी जैसे प्रमुख स्थलों के बीच सीधी ट्रेन सेवाएं प्रदान करेगा और जम्मू कश्मीर को ट्रेन द्वारा रेल के बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम करेगा। जम्मू कश्मीर में रेल इंफ्रा के विस्तार से घाटी में सामाजिक आर्थिक विकास में बढ़ोतरी के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय किसानों, व्यापारियों, कारीगरों और छात्रों को ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतर विकल्प भी मिलेगा। ट्रेन से कश्मीर की यात्रा करने का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना प्रगति के साथ वास्तविकता के करीब है। अब जम्मू कश्मीर रेल लिंक न केवल रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाएगा, बल्कि रेलवे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को और प्रोत्साहित करेगा तथा स्थानीय आबादी के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को करेंगी संबोधित। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच। गिरफ्तार 2 आरोपी गुरमैल और धर्मराज से पूछताछ जारी। तीसरे आरोपी की तलाश जारी। राजकीय सम्मान के साथ होगा बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक आज। 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तानिया हेमंत ने बेडिंगो इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब जीता। फाइनल में चीनी ताइपे को दी शिकस्त। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। यात्रा के प्रथम चरण में वो अल्जीरिया का दौरा कर रही हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। इधर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपियों से अभी पूछताछ चल रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। आरोपी 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और उन पर नजर रख रहे थे। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है, जिसकी तलाश में क्राइम ब्रांच की कई टीमें जुटी हुई हैं। वहीं मुंबई के कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की कल रात बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
डॉक्टरों के अनुसार सिद्दीकी के सीने पर गोलियों के 2 घाव हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के निर्देश दिए हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस की अलग अलग टीमें मामले की जांच कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। कल जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। जो भी आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी जी एक बड़े नेता थे और महाराष्ट्र के अंदर एनडीए शासन के अंदर कोई भी हत्या करके कानून से बच नहीं सकता। अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि विद इन मिनट्स ऑफ क्राइम द पुलिस केम इनटू एक्शन। पुलिस ने इस पर तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई, आरोपियों को पकड़ा और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आरोपियों को सज़ा भी दी जाएगी। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते और ये आश्वस्त करना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा चुका है और जो भी इसका मास्टरमाइंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे होगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग है। बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है और वो भी पुलिस को मालूम था। वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियाँ आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। भाई कहाँ से धमकियाँ आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? ऐसे सिर्फ सिक्योरिटी देकर कुछ होने वाला नहीं है। सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, मगर अगर कोई धमकी देता है तो उसके पीछे भी जाकर जो है बंदोबस्त करने की आवश्यकता है। तो सब काम जो है पुलिस का, पुलिस कमिश्नर, डीजी जो भी कुछ है उनका है। ये दादागिरी, गुंडागिरी, खंडनखोर जो भी है ये खत्म होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले पर अधिवक्ता उज्ज्वल निकम का कहना है कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक राजकीय नेता नहीं थे, लेकिन हर कोई कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलते थे। जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है, कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। अभी इन धमकियों और इससे कोई ताल्लुका थे क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। लेकिन अगर मामला उनमें कुछ संगीन तार जुड़ी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने धमकियां दी और बरहुकुम एक अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं, ये साजिश 3 लोगों तक है क्या, साजिश करता और कोई है। इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख व्यक्त किया है।
विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे। बाबा सिद्दीकी की हत्या से राजनीतिक हलकों के साथ ही बॉलीवुड भी शोक में है। इस बीच बाबा सिद्दीकी के करीबी रहे अभिनेता सलमान खान के बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बॉलीवुड हस्तियों में भी शोक की लहर है। जहां राजनीतिक हस्तियों ने उनकी हत्या के बाद शोक व्यक्त किया है, वहीं अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा का आयोजन 13 से 17 अक्टूबर तक जिनेवा में किया जाएगा, जिसमें ओम बिरला भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। ओम बिरला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी साझा की। ओम बिरला ने लिखा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अंतर संसदीय संघ में निर्णय लेने वाले उच्चतम निकाय अंतर संसदीय संघ की शासी परिषद की बैठकों में भी भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा के इतर अन्य संसदों के अपने समकक्षों से भी मिलेंगे। और इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। फिलहाल 10 सीटों के लिए 30 से अधिक उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय कर लिए हैं। हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक में तय हुए थे। इन सभी नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, जबकि आरएलडी और निषाद पार्टी के खाते में 1-1 सीट आई थी। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से एक नजर डालते हैं कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनमें से किन सीटों पर किस पार्टी का कब्जा है। तो उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें खैर, मीरापुर, फूलपुर, बंचवा, सीसामऊ ये सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। और इनमें से समाजवादी पार्टी की बात करें तो करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, सीसामऊ ये समाजवादी पार्टी के पास सीटें हैं। गाजियाबाद, खैर, फूलपुर ये सीटें भाजपा के पास हैं। और निषाद पार्टी की बात करें तो आरएलडी ने जीती थी 1-1 सीट, निषाद पार्टी के पास थी मझवा सीट और आरएलडी ने जीती थी मीरापुर सीट। इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और आपको बता दें कि करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी, मझवा से उम्मीदवार घोषित कर चुकी है समाजवादी पार्टी। सपा ने राजनीतिक परिवारों के 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। जिन 6 नामों की घोषणा की है, उनमें से 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो परिवारवाद की जद में आते हैं। भाजपा ने टिकट बंटवारे को लेकर परिवारवाद का आरोप भी लगाया है समाजवादी पार्टी पर। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की निंदा की है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भेदभाव का उदाहरण बताया है। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में जो भाव व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बात यह सच है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में
कोई कंसर्न नहीं रखना चाहिए, या मोहन भागवत जी ने या मोदी जी ने जो कंसर्न व्यक्त किया वो गलत था, तो क्या 2003 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा और उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही थी, वो गलत थे क्या? आपकी असम की सरकार, तरुण गोगोई की सरकार ने अप्रैल 2014 में और कांग्रेस की असम यूनिट ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो गलत था क्या? और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो आपके पाप की वजह से कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध विभाजन नहीं चाहते थे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों में ही जिन्ना की आत्मा है। पवन खेड़ा जी ने जो बोला है पूरे देश को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। उन्होंने एक प्रकार से जय फिलिस्तीन नारे की वकालत कर दी है। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों का मन एक है, दोनों में आत्मा जिन्ना की ही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने अगर ओवैसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जय फिलिस्तीन बोला है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन को लेकर प्रस्ताव है। हमास के हमले के बाद यह महत्वपूर्ण बात है, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के ट्वीट अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों आपने किया और हमास के हमले के बाद ही क्यों किया? कांग्रेस की मानसिकता यह है कि एक वर्ग को तो हमास और हिजबुल्लाह तक भी जोड़े रखने में गुरेज नहीं है, जय फिलिस्तीन बोलते रहो। दूसरे से कहो बांग्लादेश में क्या हो रहा छोड़ो, कश्मीर में क्या हो रहा था वो भी छोड़ दो। यानी एक को तोड़ के रखो, दूसरे को जोड़ के रखो। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 2 माह पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म एवं उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर बंगाल मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी आमरण अनशन पर बैठे लोगों में शामिल हैं और वह ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया है और कहा है कि राज्य सरकार अनशनकारी डॉक्टरों की हालत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले दिन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आलोक वर्मा को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 3 दिन पहले अनिकेत महतो को आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में अपना आमरण अनशन शुरू किया था। आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने को लेकर दिल्ली एम्स आरडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुवर्णकर दत्त ने चिंता जाहिर की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि अनुस्तुप मुखर्जी की बेहतरी के लिए दुआ करें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और मर्डर मामले में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अब एक एक कर डॉक्टर्स की सेहत खराब हो रही है। इधर 17 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में होगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व समेत हजारों लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। हरियाणा में जीत के ऐतिहासिक हैट्रिक के बाद 17 अक्टूबर को एक बार फिर भाजपा सरकार का गठन होगा। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर सभी तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की उम्मीद है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। सरकार गठन की तैयारियों के बीच दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। बाद में कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे,
ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ और सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक तरफ हरियाणा विजय पर भाजपा का जश्न जारी है तो वहीं कांग्रेस हार की हताशा से नहीं निकल पा रही है। पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं, साथ ही ईवीएम का राग भी रह रहकर अलापा जा रहा है। भाजपा ने इसको लेकर चुटकी ली है। ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल बाबा को हार से बचाना है और ध्यान किसी भी तरीके से राहुल से हटाना है। ये जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की तो 11 चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव हारे, और अगर आप राहुल गांधी का करियर देखेंगे तो लगभग 70 से अधिक चुनाव हारे हैं वो। अपनी हार का ठीकरा किसी और के माथे पर डाल देना और सच का सामना न कर पाना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। बड़े वादों के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार के लिए अब पहली प्राथमिकता अपने संकल्पों को जमीन पर उतारना है। पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है। इसने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ाया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक कुशल विकास को बढ़ावा मिला है। विभिन्न हितधारकों के निर्बाध एकीकरण से लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिला है, देरी कम हुई है और कई लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पोस्ट में कहा कि धन्यवाद गति शक्ति, आपकी बदौलत भारत विकसित भारत के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे प्रगति, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में आज ही के दिन पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। इसका मकसद देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सड़क, रेल, जल और वायु मार्गों का निर्माण कर लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना, वस्तुओं, सेवाओं और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही के अंतराल को कम करना है। इसके तहत 16 मंत्रालयों को एक पोर्टल के माध्यम से एक ही मंच पर लाया गया है, ताकि सभी अवरोधों को दूर करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जा सके। 13 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। यह कनेक्टिविटी परियोजना की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। इसके जरिए न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित हुआ, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट के पूरा होने का प्रयास हो रहा है। तेज रफ्तार से बढ़ते देश में रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। अब हाईवे नहीं, बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धुलेरा, बेंगलुरु चेन्नई, दिल्ली अमृतसर कटरा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी सरल हुई है, जिससे व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के दौरान महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध हुआ है। सभी मंत्रालय और विभागों को अब GIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस सेक्टरल परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग आसान हुई है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक का सर्वेक्षण किया है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना और लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए अंतराल को कम करना है। अप्रैल 2024 तक भारतीय रेल में कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, जिनकी लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए है, योजना अनुमोदन या निर्माण चरण में है, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। वहीं जलमार्ग की दिशा में जलमार्ग मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में
MOPSWs ने कैरेक्टर हैंडलिंग को प्रभावशाली 40 मिलियन TEUs तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है, जिससे देश भर में रोजगार के 20 लाख अवसर पैदा होंगे। नए हवाई अड्डों के निर्माण ने एयर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया है। देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है। गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में भारत के लोग, भारत का उद्योग, भारत का व्यापार जगत, भारत के विनिर्माता, भारत के किसान है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश के विकास की रफ्तार के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज। इधर जम्मू के आरएसपुरा के सुचेतगढ़ गांव के 0 लाइन पर स्थित रघुनाथ मंदिर में भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित है। इसी मंदिर प्रांगण में भगवान हनुमान की भी बेहद दुर्लभ प्रतिमा है। 1837 में महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा सरहद पर बनाया गया रघुनाथ मंदिर अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। DD न्यूज की टीम ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित रघुनाथ मंदिर का जायजा लिया। मैं इस समय जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के सुचेतगढ़ में हूँ। 1837 का बना हुआ रघुनाथ टेम्पल है। ये वही प्राचीन टेम्पल है जहाँ पर भगवान राम रघुनाथ जी के रूप में विराजमान है। साथ में भगवान लक्ष्मण और माता सीता जी भी विराजमान हैं। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। 1971 के युद्ध के दौरान जिस वक्त युद्ध चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से 2 गोले मंदिर की गुम्बद पर गिरते हैं और गिरने के बाद वो दोनों जो बम के गोले हैं वो मंदिर में नीचे गिरते हैं, लेकिन वो गोले फटते नहीं हैं। BSF का ये लास्ट पॉइंट है और जस्ट यहाँ से पीछे 500 मीटर पे पाकिस्तान का फेंसिंग लाइन है। पुजारी जी, कितना प्राचीन मंदिर है और इसकी क्या खासियत है? भगवान जी के जो विग्रह हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं? बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम लोकाविरामं रणरंगधीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। देखिए, बीच में राम जी हैं, लक्ष्मण जी सीता माता, राम जी रघुनाथ जी हैं। ये 200 साल प्राचीन मंदिर है। महाराजा गुलाब सिंह जी के समय का, जो जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा थे। जी उसी टाइम की चित्रकारी पेंटिंग है 1837 की। वो जो छत फटा हुआ है, 1971 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी फायरिंग हुई। 2 बम गिरे थे छत फाड़ के नीचे, जो फटे नहीं थे। ईंट का टुकड़ा गिरा था जिससे लक्ष्मण जी की मूर्ति खंडित हो गई थी। ये तीनों मूर्तियाँ जल प्रवाहित करके तीनों मूर्तियाँ नहीं लगी हैं। बाहर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो उसी टाइम की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति बड़ी कम दिखाई देगी जिनके पैरों के नीचे लंकनी की मूर्ति, जो लंका के पहरेदार है। तो प्राचीन मंदिर ये है रघुनाथ जी। ऐसा माना जाता है कि भगवान रघुनाथ जो है बॉर्डर पे हैं, इसलिए किसी तरह की कोई चिंता करने की बात। हाँ, सही बात है, कोई ज़रूरत नहीं है। राम जी साक्षात बैठे हुए हैं यहाँ पे, भक्तों की भी रक्षा करते हैं। और जो हमारे जहाँ वीर खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर, उनकी भी रक्षा यही करते हैं, रघुनाथ जी करते हैं। बड़ी कृपा है राम जी की यहाँ पे। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बसा हुआ मंदिर सुचेतगढ़ जिले का ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ लोगों की बड़ी आस्था है। और लोग ये कहते हैं कि भगवान राम का जब तक आशीर्वाद है, किसी तरह की उनको किसी भी जीवन में न सिर्फ कष्ट है, बल्कि किसी भी तरह का बॉर्डर के दूसरे साइड से भी कोई खतरा नहीं है। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ के 0 लाइन से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज जम्मू। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।